गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे ब्याज के बारे में। हमने देखा ब्याज का अर्थ क्या होता है, सकल व शुद्ध ब्याज क्या होती है, ब्याज दर में विभिन्नता के क्या क्या कारण हैं। आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्याज के सिद्धांत। ब्याज के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित हैं, ठीक है। चूँकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ब्याज क्या है, पूंजी का प्रतिफल होता है। कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि ब्याज का संबंध त्याग, प्रतीक्षा, समय अधिमान, उत्पादकता, पूंजी की मांग व पूर्ति से होती है, जबकि कुछ अर्थशास्त्री ब्याज को मौद्रिक सिद्धांत के रूप में, मौद्रिक घटना के रूप में देखते हैं। तो हम इन जो प्रमुख सिद्धांत है ब्याज को, उनको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, ब्याज का वास्तविक सिद्धांत और ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत। वास्तविक सिद्धांत में हम अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो वास्तविक सिद्धांत रहेंगे, जबकि आगे हम जब किन्स का तरलता वरीयता सिद्धांत, ब्याज का ऋण देय कोष और आधुनिक सिद्धांत जब हम पढ़ेंगे, वह ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत कहे जाएंगे या कहलाते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन जब आपके पेपर में आएगा तो नॉर्मली पूछा जा सकता है कि ब्याज का मौद्रिक सिद्धांत कौन सा है। तो पर्टिकुलर आपको कोई एक सिद्धांत नहीं, ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत में जो हमने पढ़ा है वो सब आपको बताना पड़ेगा। इसी प्रकार हो सकता है कि ब्याज के मौद्रिक सिद्धांत में वो पर्टिकुलर पूछ सकते हैं कि किन्स का मौद्रिक सिद्धांत बताइए या बताइए। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, क्या डिमांड कर रहा है क्वेश्चन आपसे, कि क्या पूछा जा रहा है इसके अंदर, वो देख के आपको उसका आंसर देना है। अगर ब्याज का वास्तविक सिद्धांत पूछा जाता है तो सिर्फ एक सिद्धांत नहीं है वास्तविक। अभी हम जब पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि ब्याज के वास्तविक सिद्धांत बहुत सारे हैं, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा वास्तविक है। वास्तविक में भी ये ध्यान देना है कि पर्टिकुलर आपसे पूछा कौन सा जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये सारे देखने हैं। स्टार्ट करते हैं हम ब्याज के वास्तविक सिद्धांत, और इसमें हम सबसे पहला है हमारा ब्याज का त्याग है, प्रतीक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीनियर के द्वारा किया गया था। और सीनियर के अनुसार क्या है, ब्याज क्या है? त्याग का पुरस्कार, ठीक है, त्याग का पुरस्कार है ब्याज। पूंजी क्या है? पूंजी बचत का परिणाम है, ठीक है ना। जब आप बचत करते हैं उसे पूंजी कहा जाता है। तो यानी पूंजी बचाने के लिए व्यक्ति को वर्तमान में अपना उपभोग का त्याग करना पड़ता है। इस बचत में निहित त्याग के उपलक्ष्य में जो पुरस्कार बचतकर्ताओं को दिया जाता है वही ब्याज है, ठीक है। आगे इसकी कटु आलोचना की गई, क्योंकि सभी व्यक्तियों को, क्यों आलोचना की गई? सभी व्यक्तियों को बचत करने में कष्ट नहीं होता। ये क्या कहता है कि पूंजी बचत का परिणाम है और बचत करने में त्याग या कष्ट सहन करना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो सभी व्यक्तियों को बचत करने में त्याग सहन नहीं करना पड़ता है। धनवान व्यक्ति को बचत करने में कोई त्याग नहीं करना पड़ता है, निर्धन व्यक्ति को त्याग करना पड़ता है। लेकिन ब्याज तो दोनों को ही मिल रहा है, धनवान को भी मिल रहा है, निर्धन को भी मिल रहा है। तो यहाँ पर ये सिद्धांत क्या है, थोड़ा सा आप कह सकते हैं असफल हो जाता है इस चीज़ को समझाने में, किस प्रकार ब्याज धनवान और निर्धन दोनों को मिलता है, जबकि त्याग तो निर्धन व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, धनवान व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता। इसमें जो त्रुटि है, यानी त्रुटि कौन सी है, जो त्याग शब्द है, ठीक है, उसके बदले में मार्शल ने प्रतीक्षा शब्द का प्रयोग किया। मार्शल क्या कहते हैं? ब्याज प्रतीक्षा का प्रतिफल है, यानी आप जो इंतजार कर रहे हो, ठीक है, आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो, उस वेट कैसे आपने अपना उपभोग को क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया है, स्थगित कर दिया है, और आप प्रतीक्षा कर, वो क्या कहलाता है? वो ब्याज कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि प्रतीक्षा तो सभी को करनी पड़ती है, चाहे वह धनवान व्यक्ति हो या निर्धन व्यक्ति हो, जबकि त्याग सिर्फ निर्धन व्यक्ति को ही करना पड़ रहा है, ठीक है। बचतकर्ता अपने वर्तमान उपभोग को भविष्य के लिए स्थगित कर देता है, अतः ब्याज भविष्य में उपभोग के लिए वर्तमान प्रतीक्षा का पुरस्कार है। अब अगर हम इसकी आलोचनाएं देखें तो छोटी आलोचनाएं हैं, आप देखिए, एक पक्षीय है। कैसे हैं? ये केवल पूर्ति पक्ष की ओर ध्यान देता है, मांग पक्ष की उपेक्षा करता है। दूसरा, प्रतीक्षा आधुनिक उत्पादन व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण तत्व है, इसे उत्पादन का एक पृथक साधन समझना उपयुक्त नहीं है। तीसरा,
कुछ व्यक्ति बिना किसी त्याग या प्रतीक्षा के बचाते हैं, फिर भी उन्हें ब्याज मिलता है। चौथा आगे है, तो हम ये देखते हैं कि ये सिद्धांत व्याख्या नहीं करता है, सिद्धांत में बचत के अन्य घटकों वे ब्याज को प्रभावित करने वाले तत्वों को भुला दिया जाता है, इसलिए ये सिद्धांत क्या है, अधूरा है। अब हम आगे देखते हैं एजियो या ऑस्टियन का ब्याज का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया? इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1834 में जॉन रे के द्वारा दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार लोग भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्व देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि भविष्य वर्तमान की अपेक्षा स्वभावतः कम सुनिश्चित व अज्ञात होता है। ठीक है, यानी आप जो भविष्य के बारे में जो सोचते हैं, तो जो आपने सोचा वैसा तो होना जरूरी तो नहीं है ना, चेंज भी हो सकता है। सुनिश्चित कम रहता है, ये अज्ञात भी बहुत ज़्यादा रहता है। हम आगे के लिए डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होना है। ठीक है, और जो हम डिसाइड करते हैं नॉर्मली वैसा होता भी नहीं है। नेक्स्ट है, वर्तमान आवश्यकताएं भविष्य की आवश्यकताओं से अधिक तीव्रता से अनुभव की जाती हैं। व्यक्ति अपनी वर्तमान आवश्यकताओं की संतुष्टि में ही अधिक तत्पर होता है, भविष्य की कम सोचता है। आप ये देखिए, अगर एक भूखा व्यक्ति है, ठीक है, तो वो सबसे पहले ये देखेगा कि मेरा आज के खाने का क्या जुगाड़ हो सकता है। वो कल के खाने की नहीं सोचेगा, वो सबसे पहले आज के खाने की सोचेगा। तो यानी भविष्य की अपेक्षा वह क्या करता है, वर्तमान को अधिक तवज्जो दे रहा है। आगे है, वर्तमान वस्तुओं की भविष्य की वस्तुओं की तुलना में एक प्रकार की तकनीकी श्रेष्ठता होती है। आप ये देखिए, अगर आपने कोई भी चीज़ ली है, आप उसको जब कंज्यूम करते हैं तो आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, बजाय वनस्पत आप उसको कंज्यूम नहीं करते हैं या आप कोई वस्तु खरीदते नहीं है जो आपकी ज़रूरत है, तो जो भी चीज़ आप खरीदते हो उसकी अपने आप श्रेष्ठता सिद्ध हो जाती है जब उसका कोई यूज़ हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब भविष्य में उत्पादन पद्धतियों के विकास से उत्पादन अधिक होगा तो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता कम होगी, अतः वर्तमान की वस्तुएं भविष्य की वस्तुओं से अधिक उपयोगी महसूस की जाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति वर्तमान वस्तुओं को भविष्य की वस्तुओं की तुलना में एक प्रकार की वरीयता प्रीमियम देता है, अर्थात भविष्य की वस्तुओं की वर्तमान के मुकाबले कटौती करता है। इसका एक उदाहरण समझिए आप। मान लीजिए एक व्यक्ति वर्तमान में वस्तुओं को 200 रुपये के बराबर मानता है। अगर वह अपनी आय को वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय न करके उधार देता है तो इससे उसे वर्तमान उपभोग का त्याग करना पड़ता है। अगर भविष्य में उस आय से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की संतुष्टि 180 रुपये के बराबर मानता है तो इस प्रकार वह भविष्य की संतुष्टि 20 रुपये कम मानता है, अतः वह इस कमी की क्षतिपूर्ति ब्याज के रूप में चाहेगा। यह 20 रुपये 1 वर्ष के ब्याज के रूप में देने होंगे। आप ये मान के चलिए, वर्तमान में आपके कोई पास में 100 रुपये हैं, इस 100 रुपये से आप मान लीजिए 10 वस्तुएं खरीद पा रहे हैं बाजार के अंदर। अब अगर मान लीजिए आप इस 100 रुपये की बचत करते हैं और किसी को ब्याज में दे देते हैं और आपको आगे जाके इस 100 रुपये के बराबर आपको मान लीजिए 110 रुपये या कुछ भी मिलते हैं, लेकिन उससे आप अब मान लीजिए पहले जहाँ 10 वस्तुएं खरीद पा रहे थे, अब उस 110 रुपये से भी आप 8 वस्तुएं खरीद पा रहे हो। यानी भविष्य में आपको क्या हो रहा है, दो वस्तुओं का लॉस हो रहा है। तो ये जो 2 अतिरिक्त वस्तुएं आपको जो मिलेगी वो क्या कहलाएगी, ब्याज कहलाएगी। घाटे की वर्तमान के समकक्ष बनाने के लिए दिया जाता है। यह सिद्धांत उपयुक्त क्यों कहा गया है? यह इस बात की व्याख्या करता है कि ब्याज उत्पादक और अनुत्पादक दोनों प्रयोगों में क्यों उत्पन्न होता है, क्योंकि दोनों में ऋण देने वाले को वर्तमान आवश्यकताओं को भविष्य के लिए स्थगित करना पड़ता है। यानी आप अगर कोई व्यक्ति आपसे उधार ले रहा है, मान लीजिए वो खेत में कोई फसल उगाना चाहता है और आपसे उधार ले रहा है, तो वो क्या है, उत्पादक व्यय हो गया। और अगर मान लो कोई व्यक्ति मृत्यु भोज के लिए आपसे उधार ले रहा है तो वह अनुत्पादक है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ प्रोडक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन
लेकिन उधार तो लिया जाता है, उधार तो उत्पादक व्यय के लिए भी लिया जाता है, अनुत्पादक व्यय के लिए भी लिया जाता है। तो ये सिद्धांत क्या है, ये सिद्धांत आपको उत्पादक और अनुत्पादक व्यय दोनों को एक्सप्लेन करने में, दोनों को समझने में सहायक होता है कि क्यों व्यक्ति दोनों ही वस्तुओं के लिए ब्याज लेता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर और चूंकि जो देने वाला व्यक्ति है, जो व्यक्ति ब्याज देता है, वो क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को भविष्य के लिए स्थगित करता है। अतः उस भविष्य के लिए जो वो आवश्यकता स्थगित करता है, उसके उपलक्ष्य में उसको ब्याज देना जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट, उत्पादक द्वारा अपनी पूंजी का प्रयोग स्वयं के द्वारा किए जाने पर भी ब्याज उत्पन्न होता है। यानी अगर आपने अपनी पूंजी का खुद के ही किसी उद्योग के लिए इस्तेमाल किया है तो भी उससे ब्याज उत्पन्न होता है। अगर इसकी आलोचनाएं करें तो आलोचना वही है, मनोवैज्ञानिक भावना पर अधिक बल देता है और इसे मापा नहीं जा सकता है, इसलिए इसको वैज्ञानिक नहीं कहा जा सकता है। ये एक पक्षीय सिद्धांत है क्योंकि पूर्ति पक्ष पर ध्यान देता है, मांग पक्ष की अवहेलना करता है। आगे हम देखते हैं फिशर का समय पसंदगी ब्याज सिद्धांत। पसंदगी को अधिक महत्व देते हैं। फिशर के अनुसार मनुष्य वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व भविष्य की अनिश्चितता के कारण नहीं देता, बल्कि ऐसा करना उसकी मनोवैज्ञानिक स्वाभाविक वरीयता में निहित है। यदि वर्तमान और भविष्य दोनों ही समान रूप से निश्चित होवे, फिर भी स्वाभाविक रूप से मनुष्य वर्तमान को भविष्य की अपेक्षा अधिक महत्व देता है। जैसे किसी को वर्तमान और भविष्य में समान राशि देने का वचन दिया जाए तो वह निश्चय ही उस राशि को भविष्य की अपेक्षा वर्तमान में ही लेने का प्रयास करेगा। यहाँ पर फिशर ने समय पसंदगी को अधिक महत्व दिया है ना, टाइम प्रेफरेंस को अधिक महत्व देता है। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से भी समझाता है कि क्यों व्यक्ति प्रेजेंट को ज़्यादा वैल्यू देता है बजाय फ्यूचर की अपेक्षा। कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि आपको फ्यूचर में भी 500 रुपये मिलने हैं और आप चाहो तो अभी 500 रुपये ले सकते हो, तो आप क्या कोशिश करोगे कि मैं अभी 500 रुपये ले लूँ। ठीक है, फ्यूचर में तो मिलेगा जो देखा जाएगा, लेकिन अभी मैं 500 रुपये ले लेता हूँ। तो ये आपकी क्या है, ये मनोवैज्ञानिक धारणा है जिसको इसने समझाया है कि क्यों व्यक्ति वर्तमान को अधिक तवज्जो देता है बजाय भविष्य के लिए। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय को वर्तमान में ही व्यय करने को अधिक व्यग्र रहता है। अतः व्यय में इस व्यग्रता या आतुरता को रोकने के लिए उसे वर्तमान में जो प्रलोभन देने की आवश्यकता होती है उसी का नाम ही ब्याज है। यानी अब अगर मान लीजिए आपको 500 रुपये मिले हैं, ठीक है, तो आप क्या कोशिश करोगे कि मैं उसे अभी खर्च करूं। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति है जिसे इस 500 रुपये की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगा, आपसे वो पैसा लेने के लिए आपको कोई प्रलोभन देगा कि भाई आप इसको अभी यूज़ ना ले, मेरे को अभी दे दे ताकि मैं आपको बाद में दे सकूं। तो उसके रिटर्न में आपको क्या जरूर होगा, आपको ब्याज चाहिए होगा। ठीक है, क्योंकि आप अभी अपने 500 रुपये तक के खर्चे को क्या कर रहे हो, स्थगित कर रहे हो। तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो व्यय ना करने के लिए जो दिया जाएगा प्रलोभन, उसका नाम ही ब्याज है। मनुष्य को अपनी आय को वर्तमान में व्यय करने की आतुरता, व्यग्रता जितनी अधिक होगी, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी। इस प्रकार ब्याज की दर मनुष्य की व्यय करने की व्यग्रता पर निर्भर करती है। फिशर के अनुसार ब्याज समय पसंदगी की क्षतिपूर्ति है जो आय को वर्तमान में व्यय करने की व्यग्रता पर निर्भर है। अब आप एक उदाहरण से समझिए इसको। मान लीजिए किसी निर्धन व्यक्ति के पास में और किसी धनी व्यक्ति के पास में पैसा रहता है। ठीक है, निर्धन व्यक्ति से जब आप पैसा, क्योंकि निर्धन व्यक्ति की आवश्यकताएं वर्तमान में बहुत अधिक होती है। ठीक है, अब अगर मान लो आप उनसे पैसा लेना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या है, उसको अधिक ब्याज देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप उसको उसके वर्तमान उपभोग से वंचित कर रहे हो, स्थगित कर रहे हो आप, है ना। इसी प्रकार से अगर आप किसी धनवान व्यक्ति से ब्याज लेते हो, पैसा लेते हो, तो आपको उसको कम ब्याज देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत कुछ हद तक ये संभव है कि वह अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है क्योंकि वह धनवान है। तो उसके लिए पैसा देना कोई बड़ी बात नहीं होगी पूंजी आपको। ठीक है, और वह कम ब्याज दर पे आपको पैसा दे सके। लेकिन निर्धन व्यक्ति से चूंकि आप अपने वर्तमान उपभोग को क्या कर रहे हो, स्थगित करवा रहे हो,
तो ऐसी परिस्थिति में उस निर्धन व्यक्ति से पैसा लेने के लिए आपको अधिक ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिशर ने समय पसंदगी के ऊपर बल दिया है और बताया है कि ब्याज समय पसंदगी की शर्ती पूर्ति है जो आय को वर्तमान में व्यय करने की व्यग्रता पर निर्भर है। समय पसंदगी कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करती है? पहला है आय का आकार व मात्रा, है